नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित महान कथाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी पिंजर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस कहानी में कहानी की नायिका भावावेश में आकर अपना जीवन समाप्त कर लेती है। उसके बाद उसकी आत्मा को कितना दुख, कितना पछतावा, कितनी विकलता महसूस होती है कि मानव जीवन कितना अनमोल है। आत्मा के माध्यम से टैगोर जी ने मनुष्य के उन मनोभावों को बहुत सुंदर ढंग से लेखनीबद्ध किया है। तो आइए सुनते हैं कहानी पिंजर। जब मैं पढ़ाई की पुस्तकें समाप्त कर चुका तो मेरे पिता ने मुझे वैद्यक सिखानी चाहिए और इस काम के लिए एक अनुभवी गुरु को नियुक्त कर दिया। उसने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक मनुष्य का ढांचा अर्थात हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मुर्दा, विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को कितना अधिक भय लगता है। स्वभावतः मुझको भी डर लगता था और आरंभ में मैं कभी उस कमरे में अकेला न जाता था। कुछ दिन पहले की घटना है कि एक रात को मुझे उस कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए यह नई बात थी, अतः नींद नहीं आई। सहसा मुझे ज्ञात हुआ जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग के चारों ओर अंधेरे में फिर रही है। फिर लंबी सांसों की ध्वनि, जैसे कोई दुखी व्यक्ति सांस लेता है, मेरे कानों में आई और पांवों की आहट भी सुनाई दी। मैंने भ्रम निवारण हेतु उच्च स्वर में पूछा, कौन है? यह सुन वह अपरिचित शक्ल मेरे समीप आई और बोली, मैं हूँ, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूँ। फिर बोली, क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? अच्छा आओ कुछ बातें करें। उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था, किंतु विवशता से उत्तर दिया, अच्छा तो बैठ जाओ और कोई मनोरंजक बात सुनाओ। आवाज़ आई, लो सुनो। 25 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य थी और मनुष्यों में बैठकर बातचीत किया करती थी। आज मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक लंबे समय के पश्चात मनुष्यों से बातें करूं। मैं प्रसन्न हूं कि तुमने मेरी बात सुनने पर सहमति प्रकट की है। मैं कोई शब्द मुंह से निकालूं उससे पहले उसने अपनी कथा सुनानी आरंभ कर दी। वह बोली, महाशय, जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी और वह व्यक्ति मेरे लिए मानो मृत्यु का देवता था। वह था मेरा पति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आया हो, वह व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था और मुझको वहां जाने न देता था। विवाह के दूसरे महीने ही वह संसार से चल बसा। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों पश्चात मुझे अपने पिता के यहाँ जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर मुझे जो खुशी प्राप्त हुई वह वर्णन नहीं की जा सकती। मैं वहां प्रसन्नता से अपने यौवन के दिन व्यतीत करने लगी। उसने कहानी का तारतम्य प्रवाहित रखकर कहा, मेरे भाई ने निश्चय कर लिया था कि वह विवाह नहीं करेगा और घर में मैं ही एक स्त्री थी। मैं संध्या समय अपने उद्यान में छाया वाले वृक्षों के नीचे बैठती और शीतल वायु जब मेरे समीप से गुजरती तो मेरे साथ अटखेलियां करती थी। मैं अपने सौंदर्य पर घमंड करती और अनेकों बार सोचा करती थी कि जिस धरती पर मेरा पांव पड़ता है, यदि उसमें अनुभव करने की शक्ति होती तो प्रसन्नता से फूली न समाती। कभी कहती, संसार के संपूर्ण प्रेमी युवक घास के रूप में मेरे पैरों पर पड़े हैं। अब ये संपूर्ण विचार मुझको अनेक बार विकल करते हैं कि आह, क्या था और क्या हो गया। मेरे भाई का एक मित्र था सतीश कुमार, जिसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।
वह हमारा भी घरेलू डॉक्टर था। वैसे उसने मुझको नहीं देखा था, परंतु मैंने उसको एक दिन देख ही लिया, और मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं कि उसकी सुंदरता ने मुझ पर विशेष प्रभाव डाला। मेरा भाई अजीब ढंग का व्यक्ति था। वह मौन प्रिय और एकांत में रहा करता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि संसार से अलग होकर साधु महात्माओं का सा जीवन बिताने लगा। हाँ, तो वह नवयुवक सतीश कुमार हमारे यहाँ प्रायः आता, और यही एक नवयुवक था जिसको अपने घर के पुरुषों के अतिरिक्त मुझे देखने का संयोग प्राप्त हुआ था। एक दिन वर्षा हो रही थी, मुझे कुछ बुखार था। उस समय डॉक्टर अर्थात मेरा प्रिय सतीश मुझे देखने के लिए आया। यह प्रथम अवसर था कि हम दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा, और देखते ही डॉक्टर मूर्ति समान स्थिर सा हो गया, और मेरे भाई की मौजूदगी ने होश संभालने के लिए बाध्य कर दिया। वह मेरी ओर संकेत करके बोला, मैं इनकी नब्ज देखना चाहता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ दुशाले से निकाला। डॉक्टर ने मेरी नब्ज पर हाथ रखा। मैंने कभी न देखा कि किसी डॉक्टर ने साधारण ज्वर के निरीक्षण में इतना विचार किया हो। उसके हाथ की उंगलियां कांप रही थीं। कठिन परिश्रम के पश्चात उसने मेरे ज्वर को अनुभव किया, किंतु वह मेरा ज्वर देखते देखते स्वयं ही बीमार हो गया। मैंने डरते डरते कहा, हाँ, बिल्कुल मानता हूँ, मनुष्य की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न होना कठिन नहीं है। वह बोली, कुछ दिनों परीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि मेरे हृदय में डॉक्टर के अतिरिक्त और किसी नवयुवक का विचार तक नहीं। दर्पण देखकर मैं ऐसा अनुभव करती जैसे मेरे दो रूप हो गए हैं, अर्थात मैं स्वयं ही सतीश कुमार बन जाती और स्वयं ही अपने प्रतिबिंब को प्रेमिका समझकर उस पर तन मन न्यौछावर करती। यह मेरा बहुत ही प्रिय मनोरंजन था। अनेकों बार ऐसा हुआ कि मध्याह्न को पलंग पर बिस्तर बिछाकर लेटी और एक हाथ को बिस्तर पर उपेक्षा से फेंक दिया। जरा आंख झपकी तो सपने में देखा कि सतीश कुमार आया और मेरे हाथ को चूमकर चला गया। बस, अब मैं कहानी समाप्त करती हूँ। तुम्हें तो नींद आ रही है। मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी, अतः मैंने नम्रता भरे स्वर में कहा, नहीं, तुम कहे जाओ, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। वह कहने लगी, अच्छा सुनो, थोड़े दिनों में ही सतीश कुमार का कारोबार बहुत बढ़ गया और उसने हमारे मकान के नीचे के भाग में अपनी डिस्पेंसरी खोल ली। जब उसे रोगियों से अवकाश मिलता तो मैं उसके पास जा बैठती और हंसी ठट्ठों में विभिन्न दवाई का नाम पूछती रहती। इस प्रकार मुझे ऐसी दवाएं भी ज्ञात हो गईं जो विषैली थीं। इस प्रकार एक लंबा समय बीत गया और मैंने अनुभव करना आरंभ किया कि डॉक्टर होश हवास खोए से रहता है, और जब कभी मैं उसके सम्मुख जाती हूँ तो उसके मुख पर मुर्दनी सी छा जाती है। एक दिन डॉक्टर ने मेरे भाई से गाड़ी मांगी। मैं पास ही बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, डॉक्टर रात में इस समय कहाँ जाएगा? मेरे भाई ने उत्तर दिया, तबाह होने को। मैंने अनुरोध किया कि मुझे बताओ वह कहाँ जा रहा है। भाई ने कहा, वह विवाह करने जा रहा है। यह सुनकर मुझ पर मूर्छा सी छा गई, किंतु मैंने अपने आप को संभाला। मैं वर्णन नहीं कर सकती कि यह बात मुझे कितनी कष्टप्रद अनुभव हुई। लगन का मुहूर्त बहुत रात गए निश्चित हुआ था और बारात देर से जानी थी, अतः डॉक्टर और मेरा भाई प्रतिदिन की भांति शराब पीने बैठ गए। इस मनोविनोद में उनको बहुत देर हो गई। 11 बजने को थे कि मैं उनके पास गई और कहा, डॉक्टर साहब, 11 बजने वाले हैं, आपको विवाह के लिए तैयार होना चाहिए। वह किसी सीमा तक चेतन हो गया था। बोला, अभी जाता हूँ। फिर वह मेरे भाई के साथ बातों में तल्लीन हो गया और मैंने अवसर पाकर विष की पुड़िया, जो मैंने दोपहर को डॉक्टर की अनुपस्थिति में उसकी अलमारी से निकाली थी, शराब के गिलास में जो डॉक्टर के सामने रखा हुआ था, डाल दी। कुछ क्षणों के पश्चात डॉक्टर ने अपना गिलास खाली किया
और दूल्हा बनने को चला गया। मेरा भाई भी उसके साथ चला गया। मैं अपने 2 मंजिले कमरे में गई और अपना नया बनारसी दुपट्टा ओढ़ा। मांग में सिंदूर भर पूरी सुहागन बनकर उद्यान में निकली, जहाँ प्रतिदिन संध्या समय बैठा करती थी। उस समय चांदनी छिटकी हुई थी, वायु में कुछ सिहरन उत्पन्न हो गई थी और चमेली की सुगंध ने उद्यान को महका दिया था। मैंने पुड़िया की शेष दवा निकाली और मुंह में डालकर एक चुल्लू पानी पी लिया। थोड़ी देर में मेरे सिर में चक्कर आने लगे, आंखों में धुंधलापन छा गया। चांद का प्रकाश मध्यम होने लगा और पृथ्वी तथा आकाश, बेल बूटे, मेरा घर जहाँ मैंने सारी उम्र बिताई थी, धीरे धीरे लुप्त होते हुए ज्ञात हुए और मैं मीठी नींद सो गई। 1.5 साल के पश्चात सुख स्वप्न से चौंकी तो मैंने क्या देखा कि 3 विद्यार्थी मेरी हड्डियों से डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक अध्यापक मेरी छाती की ओर बेत से संकेत करके लड़कों को विभिन्न हड्डियों के नाम बता रहा है और कहता है, यहाँ हृदय रहता है जो विवाह और दुख के समय धड़का करता है और यह वह स्थान है जहाँ उठती जवानी के समय फूल निकलते हैं। अच्छा, अब मेरी कहानी समाप्त होती है, मैं विदा होती हूँ, तुम सो जाओ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।